हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक कंप्लीट क्लास में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ मुख्य करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में तथा उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको वह सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों को भी यह लिंक शेयर करें ताकि वह भी मेरे द्वारा दिए जा रहे इस इम्पॉर्टेंट सेशन का लाभ उठा सकें। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ आज के अपने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में तथा उनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्यों के बारे में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन से देश में हाल ही में कौन से देश में राष्ट्रपति स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए 10 साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। तो वह कौन सा देश है जिसमें राष्ट्रपति स्मारकों को नुकसान पहुंचाने पर 10 साल की सज़ा होगी? तो वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसके बारे में, उसके अन्य चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करने के लिए तो मैं बताना चाहूँगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में संपूर्ण तरीके से जो इंटरनेट पे आपको उपलब्ध कराई गई हैं चीज़ें, या मतलब जैसे आप किसी भी माध्यम से अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में जितनी चीज़ें इंटरनेट पे पाएंगे उन सभी चीज़ों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और मैं उन्हीं तथ्यों के बारे में बात करूँगा जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। वैसे चीज़ों को तो मैं सब कुछ प्रोवाइड करवाऊँगा आपको, जैसा कि मेरे चैनल का नाम ही है एक कंप्लीट क्लास, एक ऐसी क्लास जिसमें आपको सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें दी जाएंगी वो पूर्ण होंगी। तो बात करते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यह विश्व का, जी हाँ, पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। तो आइए हम इस शक्तिशाली देश के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस देश का ध्वज दिखता कैसे है। तो इस देश का ध्वज कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों, जैसा कि आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि रेड कलर की कुछ पट्टियां हैं और फिर एक कोने में नीले रंग में कुछ सफ़ेद स्टार बने हुए हैं और उसी के बगल में आपको एक गोले में एक पंछी दिख रहा होगा। ये अमेरिका का कुल चिन्ह आप समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से कि ये अमेरिका का गौरव चिन्ह है। फिर इस सेशन को, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका के बारे में कुछ चीज़ें और दी गई हैं। राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय गान, अगर आपको लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं तथा इसके बारे में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूँगा जो चीज़ें एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होगी। अब विश्व पटल पे अमेरिका कैसे दिखता है? अगर आप मानचित्र में देखेंगे तो अमेरिका, ये जो नीले कलर का पूरा दिख रहा है, ये कुछ इस तरह से दिखता है, हमारा विश्व का सबसे शक्तिशाली देश। अब हम बात करते हैं इस विश्व के सबसे शक्तिशाली देश की राजधानी के बारे में। तो विश्व की सबसे शक्तिशाली जो देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और इसका विश्व पटल मतलब ग्लोब पे इसका जो दिशा, डायरेक्शन जो भी है वो भी इसके नीचे दिया गया है। अगर आपको लगता है कि ये भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा अमेरिका का जो सबसे बड़ा नगर है वो है न्यूयॉर्क। और फिर इसी सेशन में मैं आगे बढ़ते हुए बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो मानव जाति वर्ग है वो कितने कितने परसेंटों में बटी है। तो 77.1% श्वेत हैं और 13.3% अश्वेत हैं और बाकी अन्य जातियाँ हैं। अगर आपको, आपकी इच्छा है इन जातियों के बारे में जानने की तो आप वीडियो को रोकें और इन जातियों के बारे में देखें, पढ़ें तथा समझें और इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। तो आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूँगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं इस समय। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति कौन हैं? वो हैं माइक
फिलीपींस। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्यों को आपको बताना चाहूँगा और उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सेशन में और अमेरिका के मुद्रा के बारे में बात करते हैं। तो अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और उसका सिंबल कुछ कटा हुआ एस की तरह दिखता है और इसको हम यूएसडी से भी नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं अमेरिकी डॉलर लिखना है तो आप अमेरिकी डॉलर अगर नहीं लिख रहे हैं तो ये सिंबल भी दिखा सकते हैं जो ब्रैकेट में आपको दिया गया है, यस कलर का कटा हुआ। और अमेरिकी डॉलर लिखने की बजाय आप यूएसडी भी लिख सकते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अमेरिका के बारे में एक साथ मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ों को जानना है तो आप बेशक वीडियो को रोकिए और इसके बारे में पूरा पढ़िए और अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए। मैं चीज़ों को ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि चीज़ों को तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ। जो चीज़ आपको लगता है कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है और मैंने उसको नहीं बोला है तो आप उस चीज़ को वीडियो को रोक के पढ़िए, समझिए और लिख लीजिए। मैं चीज़ों को ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप लोग बोर ना हो। नहीं तो अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो कुछ मेरे मित्र ऐसे हैं वो बोर होने लगते हैं। तो कम समय में ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, आप लोगों को ज़्यादा चीज़ों को देने के लिए कम से कम समय में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही पढ़ूँगा और बाकी प्रस्तुत तो आप लोगों के सामने मैं सब कुछ कर दूँगा और किया भी हूँ अपने चैनल के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे चैनल का नाम है ए कंप्लीट क्लास। तो आइए इसी पावदान में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन पे। और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कि करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म दिवस पार्लियामेंटिज्म दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो वो कब मनाया गया? 30 जून को मनाया गया। अब हम इसके बारे में जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने, मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ तो मैं बताना चाहूँगा आपको इसके मुख्य तत्व के बारे में। तो ये मुख्य तत्व ये है, संयुक्त राष्ट्र ने 30 जून को संसदीयता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में और जाननी चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नीचे मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है एक अच्छे तरीके से। और मैं बताना चाहूँगा आपको संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं उनका क्या नाम है? श्री एंटोनियो गुटेरस। ये क्वेश्चन, ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको पढ़ के आप लोगों को हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। ये पूछा जा सकता है आपको। और फिर मैं इसी सेशन में आगे बढ़ते हुए अपने तीसरे पावदान पे आता हूँ और तीसरे क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया है? तो वह राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने प्रोजेक्ट प्लेटिना नामक एक योजना का शुभारंभ किया है। और अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि प्रोजेक्ट, अब मैं अगर इसी इतने पे ही छोड़ देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ अपने दूसरे क्वेश्चन पे तो आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों से आप रूबरू नहीं हो पाएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम देंगे तो उसमें जो जीएस के जो पोर्शन होते हैं वो क्या होते हैं कि 30% तो केवल करंट से कवर होता है, बाकी जो 70% बच जाते हैं वो करंट के ही रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, करंट से ही संबंधित क्वेश्चन होते हैं और हम आप नहीं समझ पाते हैं और बुकों में उलझे रहते हैं और क्वेश्चन को सही से ना समझ पाने की वजह से एग्ज़ाम में हम अपना प्रदर्शन अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा कदम उठाया हूँ जो आप लोगों के हित में है और आप लोगों को बेशक इससे फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे और कुछ मुख्य तत्व, जैसा कि प्रोजेक्ट प्लेटिना क्या होता है और इसका शुभारंभ अगर महाराष्ट्र ने किया है तो हम महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रोजेक्ट प्लेटिना क्या है। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट प्लेटिना कोरोना वायरस संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे, ये सीएम उद्धव ठाकरे ये हैं महाराष्ट्र के सीएम। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है।
तो सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट प्लेटिना। ठीक है, महाराष्ट्र में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा, महाराष्ट्र में ये सबसे पहले शुरू हुआ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोजेक्ट है। प्लाज्मा प्रोजेक्ट मतलब ये ब्लड से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। इसमें जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं उनके खून को लेकर उससे कुछ ट्रीटमेंट वगैरह देख के करके तथा जो कोरोना से इस समय पीड़ित हैं उनका इलाज किया जा रहा है और लोग ठीक भी हो रहे हैं। और इस योजना के बारे में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि 500 गंभीर बीमारियों को किया जा रहा है इस योजना के तहत मुफ्त। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के तहत 500 गंभीर बीमारियों को मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। और महाराष्ट्र के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्यों के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई है, तो आप जानेंगे कि महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है। अब आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र कहाँ पे भारत के मैप में किस डायरेक्शन में, किस दिशा में स्थित है, तो आप उलझ जाएंगे। तो इसीलिए मैं जीएस के पूरे 100% को कवर करते हुए, हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सेशन स्टार्ट किया हूँ। तो महाराष्ट्र जो है वो भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है और इसकी गिनती भारत के सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में की जाती है, क्योंकि इसको बॉलीवुड का हब भी माना जाता है। और महाराष्ट्र शब्द संस्कृत का है, जो ये महाराष्ट्र शब्द है आप लोगों के सामने, ये शब्द संस्कृत शब्द का शब्द है जो 2 अक्षरों से मिलकर बना है, महा तथा राष्ट्र। इसका अर्थ होता है महान देश। जी हाँ, महान देश। यह नाम यहाँ के संतों के देन है, यहाँ के संतों ने यहाँ नाम दिया था। इसकी राजधानी मुंबई है जो भारत का सबसे बड़ा शहर है और देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। और यहाँ का पुणे शहर भी भारत के बड़े महानगरों में गिना जाता है। यहाँ का पुणे शहर भारत का 6वां सबसे बड़ा शहर है। और आपको मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। अपने चैनल के नाम के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट क्लास, एक ऐसी क्लास जिसमें आपको जो भी दिया जाएगा पूर्ण दिया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो भारत के मैप में ये जो रेड कलर का आपको सिंबल पूरा दिख रहा है, ये है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र भारत के मानचित्र में इस तरह से दिखता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में महाराष्ट्र की स्थिति, ये भारत के मैप में महाराष्ट्र की स्थिति मैंने आपको बता दिया। अब पूरे ग्लोब पे इसकी जो दिशा डायरेक्शन जो भी है वो भी दिया गया है आपको। और फिर आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि महाराष्ट्र जो ये राज्य है इसका गठन कब हुआ था। ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो मुख्य तथ्य ये है कि ये महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था, जिसको महाराष्ट्र में 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और महाराष्ट्र की राजधानी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मुंबई है और शीतकालीन राजधानी यहाँ की नागपुर है। जी हाँ, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ की शीतकालीन राजधानी वो है नागपुर। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं महाराष्ट्र में ज़िले कितने हैं। तो महाराष्ट्र में कुल ज़िले हैं 36। और आगे बढ़ते हैं यहाँ के राज्यपाल के बारे में जानते हैं। राज्यपाल, ये मुख्य तत्व है। राज्यपाल यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। और मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? उद्धव ठाकरे, ठीक है। उद्धव ठाकरे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं। और आगे बढ़ते हैं, विधायिका के बारे में जानते हैं। तो विधान परिषद में यहाँ की जो सीटें हैं वो 78 हैं। विधानसभा में यहाँ की सीटें जो हैं वो हैं 288। ये पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है तथा बड़े लेवल के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है इसलिए इसको भी मेंशन किया है। क्षेत्रफल में वर्ग किलोमीटर में आपके सामने दिया गया है, वर्ग मील में भी दिया गया है। और क्षेत्र दर्जा मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में इसका स्थान कौन सा है? तो वो है इसका 3रा स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से।
जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है, और आपको इसकी जनसंख्या भी दी गई है। और घनत्व जो है इसका कितना है, तो वो है 370 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर और 950 वर्ग मील। वासी नाम, यहाँ के वासियों को हम किस नाम से पुकारते हैं, तो महाराष्ट्री नाम से पुकारा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ की जो राजभाषा है वो मराठी है, ये कभी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ की राजभाषा महाराष्ट्र क्या है, तो वो है मराठी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ की साक्षरता दर के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र की साक्षरता दर 2011 के अकॉर्डिंग, जब 2011 में इसका मापन किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ की साक्षरता दर है 82.34%। और लिंगानुपात यहाँ का जो है वो है 929 महिला हैं 1000 पुरुष में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है यार रेशियो तो। और फिर आगे बढ़ते हैं, और ये है महाराष्ट्र के बारे में कुछ अन्य और मुख्य तथ्य, इसको आप पढ़िएगा अगर आपको लगता है ये भी इम्पोर्टेंट है। और मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, और अपने चौथे पावदान पे मैं आता हूँ। और आज का मेरा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसी व्यापारियों को, सॉरी ये किसी नहीं, ये जो आपके सामने ये किसी दिया है, ये किसी नहीं है, ये है कृषि। ठीक है, हाल ही में कृषि व्यापारियों को वर्मिंग कैपिटल प्रदान करने के लिए इंस्टा कैश शुरू किया गया। हाल ही में कृषि व्यापारियों को वर्मिंग कैपिटल प्रदान करने के लिए इंस्टा कैश शुरू किया गया। तो ये शुरू करने वाला कौन है, वो है इंस्टा मोजो। ठीक है, कौन है, इंस्टा मोजो। अब हम बताएंगे आपको, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हम आपको इस क्वेश्चन के बारे में और चीज़ बताएंगे कि वर्मिंग कैपिटल है क्या, पहली बात। दूसरी बात, वर्मिंग कैपिटल के बाद आता है इंस्टा कैश, इंस्टा कैश है क्या। तीसरी बात आती है इंस्टा मोजो, इंस्टा मोजो है क्या। अब इन तीन तथ्यों को हम क्रम वाइज आपको बताएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इन तीनों तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो हमारा पहला तथ्य है वर्किंग कैपिटल। क्या होता है वर्किंग कैपिटल, का हिंदी अर्थ है कार्यशील पूंजी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल किसी बिजनेस में लगने वाले पूंजी की उस ज़रूरत को बताता है जो उस बिजनेस के दैनिक कार्यों के लिए ज़रूरी होता है। आम भाषा में हम अगर वर्किंग कैपिटल को समझा जाए तो दूसरे शब्दों में ये भी कहा जाता है कि बिजनेस को सही तरह से बिना किसी रुकावट के लगातार चलाने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दुकान या ऑफिस का किराया, लाइट बिल, स्टाफ कर्मचारियों का वेतन, माल खरीदने के लिए लगने वाला खर्च आदि। और हम इसी सेशन में दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, जो दूसरा टॉपिक था हमारा कि इंस्टा मनी। इंस्टा मनी क्या होता है, इंस्टा मनी ट्रांसफ़र, इसका शॉर्ट नाम है IMT। IMT तो एक इंटरनेट बैंकिंग सेवा है। इंस्टा मनी ट्रांसफ़र यह एक इंटरनेट बैंकिंग सेवा है जिसके ज़रिए आप एक्सिस बैंक के ग्राहक बेनिफिशियरी को पैसे भेज सकते हैं। जी हाँ, इंस्टा मनी के ज़रिए आप एक्सिस बैंक के ग्राहकों को पैसे भेज सकते हैं। वह बेनिफिशियर बिना किसी कर्ज के आसानी से एक्सिस बैंक के ATM से कैश निकाल सकते हैं और एक्सिस बैंक से पैसे भेजने के लिए एक्सिस बैंक की नेट बैंकिंग में लॉगिन भी कर सकते हैं। तो और तीसरे टॉपिक पे हम आते हैं, जो हमारा उत्तर था वो इंस्टा मोजो था। इंस्टा मोजो क्या है, व्हाट इज इंस्टा मोजो। तो इंस्टा मोजो के बारे में ये दिया गया है। इंस्टा मोजो का सबसे बेस्ट फीचर है, यह एक इंडियन बेस्ड कंपनी है जो कि सभी तरह के ऑनलाइन प्रोडक्ट बिक्री के लिए पेमेंट कलेक्शन का काम करती है। यानी इंस्टा मोजो के डिजिटल पेमेंट सिस्टम और स्टोर है जिसका यूज करके हम ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच सकते हैं और ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के
दूसरे पावदान पे हम बढ़ते हैं और दूसरा पावदान हमारा आज का ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो जानेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में खींचा नागभूषण, सॉरी दोस्तों, ये खींचा नागभूषण जो आपको ये दिख रहा है, ये खींचा नागभूषण नहीं होगा, कुछ और होगा। ये गीता है, जी हाँ, ये टाइप करने में थोड़ी गलती हो गई है, इसके लिए सॉरी। तो गीता नागभूषण का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो वे लेखक थी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि गीता नागभूषण हैं कौन, तो मैं आपको बताना चाहूँगा गीता नागभूषण के बारे में। तो गीता नागभूषण कन्नड़ भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित एक उपन्यास बद्धकुन के लिए उन्हें सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और अगले सेशन में हम बढ़ते हैं अपने 6वें क्वेश्चन पे। तो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में BET20 ह्यूमन टेरिटरी, सॉरी थोड़ा बड़ा है, तो ह्यूमन टेरिटरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो हैं बेयोंसे। ठीक है, अब हम जानेंगे BET 2020 ह्यूमन टेरिटरी इसके बारे में, और बेयोंसे के बारे में हम पहले जान लेते हैं। पॉप स्टार, जी हाँ, पॉप स्टार बेयोंसे। बेयोंसे को उनके हाल के कोविड-19 राहत प्रयासों, मोबाइल टेस्टिंग पहल सहित उनके फाउंडेशन के साथ मिलकर लंबे समय के लिए जा रहे लोक हितैषी कार्यों के लिए BET 2020 ह्यूमन टेरिटरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार अमेरिका पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा द्वारा प्रदान किया गया है। और आगे हम बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। जैसे मैं किसी चीज़ को अगर नहीं पढ़ पा रहा हूँ या कुछ भी, जैसे कुछ भी है, पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ वीडियो को, तो आप उसको वीडियो को रोक के देखिएगा, आराम से अपना पढ़िएगा, समझिएगा। हो सकता है ये घटना आपके साथ भी हो सकती है, किसी भी चीज़ को पहली बार देखें पढ़ें तो जल्दबाजी में ना पढ़ पाएँ। तो धीरे धीरे मैं अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करूँगा, मेरी हर वीडियो में आपको इम्प्रूव दिखेगा। मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा चीज़ प्रोवाइड कराऊँ, जैसा कि मैं कर भी रहा हूँ। अगर मैं कुछ चीज़ों को कथित तौर पे सही तरीके से नहीं उच्चारित कर पा रहा हूँ, कोई त्रुटियाँ मुझसे हो रही हैं, तो उसके लिए सॉरी। आप वीडियो को रोकिएगा और लिखित तौर पे जो मैंने दिया है वीडियो में उसको देखिएगा, लिखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। तो मैं बात करता हूँ अपने 7वें क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत के किस राज्य में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो वह राज्य कौन सा है जिस राज्य में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? वह राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य में 1000 सरकारी स्कूलों में वर्ष के जल को एकत्रित वर्षा के जल को, सॉरी वर्ष पढ़ दिया मैंने, वर्षा के जल को एकत्रित करने हेतु गुजरात के बड़ोदरा में स्थापित किया गया है ये प्रोजेक्ट। अब आपको इस क्वेश्चन से जो फैक्ट इकट्ठा होता है वो ये होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट होता क्या है। इसके बाद आता है कि किस राज्य में ये किया गया है, तो वो राज्य है गुजरात। तो हम दोनों चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए हम जानते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। तो ये है कुछ इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है, आप ये मान सकते हैं इसको एक जल चक्र के रूप में, जी हाँ, एक जल चक्र के रूप में, कि इसमें जल को इकट्ठा किया जाता है जब बारिश का मौसम आता है और नदी तालाबों में, ताकि हमको गर्मी के मौसम में जल की समस्या ना हो। अब इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ूंगा इसलिए नहीं कि वीडियो लंबा ना हो, और आप अगर इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ता हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि ये गुजरात में लॉन्च हुआ है ये प्रोजेक्ट। तो भारत के मैप में दिखता है गुजरात कुछ इस तरह से। देखो दोस्तों, मैं मैप के साथ इसलिए आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में जब आप किसी चित्र को देखते हैं तो वो मेमोराइज हो जाता है। जैसे आप किसी चीज़ को कई बार लिखते हैं तो वो आपके स्थायी मेमोरी में चला जाता है, और आप जब उसको दोबारा देखते हैं या कुछ सोचने की, समझने की कोशिश करते हैं तो वो आपके दिमाग में
वापस आ जाता है। तो भारत का मैप कुछ इस तरह से है और इसके साइड में ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये है गुजरात। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ तो बताता हूँ आपको कि गुजरात की जो राजधानी है वो राजधानी गुजरात की है गांधीनगर। और फिर यहाँ की जो सबसे बड़ा शहर है वो है अहमदाबाद। और जनसंख्या आपको दिया गया है, घनत्व दिया गया है 308 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल भी आपको दिया गया है। जिले 33 होते हैं, गुजरात में कितने जिले हैं? 33। आगे बढ़ता हूँ और बात करता हूँ कि राजभाषा की। तो गुजरात की राजभाषा है गुजराती। और गठन, इस राज्य का गठन कब हुआ था? गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 मई 1960 को। ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ के राज्यपाल के बारे में बताना चाहूँगा मैं। यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं विजय रूपाणी, ये भाजपा के नेता हैं। और विधानमंडल, तो विधानसभा, यहाँ विधानसभा में कुल सीटें जो हैं वो हैं 182 सीटें। राज्यसभा में जो सीटें हैं वो हैं 11 सीटें। भारतीय संसद लोकसभा में जो सीटें हैं वो हैं 26 सीटें। उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, यहाँ की जो उच्च न्यायालय उसका नाम है गुजरात उच्च न्यायालय। डाक सूचकांक संख्या 36 से 39। वाहन अक्षर, जैसे अपने यूपी में आप यूपी लिखते हैं वैसे गुजरात में जे लिखा जाता है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। गुजरात के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। और ये कुछ पीछे की कुछ चीज़ें हैं, आप इसको वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं इसी सेशन में हम, और आगे हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम बात करते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत की गई है? तो वह राज्य कौन सा है? वह राज्य गुजरात है। गुजरात के बारे में आप, जैसा कि मैंने सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा दिया है, जो भी इंटरनेट के माध्यम से आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको दे दिया है। और सभी वीडियो में, सभी क्वेश्चन में मैं देता आ रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में हम जानेंगे कि सुजलाम सुफलाम जल संचय ये होता क्या है, ये चीज़ क्या है। गुजरात के बारे में तो आप जान चुके हैं कि यह अभियान गुजरात में शुरू किया गया है। तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत जो हुई है इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं सुजलाम सुफलाम अभियान क्या है जो गुजरात में लागू किया गया है। तो वो है 20 अप्रैल 2020 को गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के मध्य सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की है। यह अभियान 10 जून 2020 तक संचालित होगा। इस अभियान के तहत गुजरात सरकार ने मानसून से पूर्व झीलों और नदियों को गहरा करने की योजना बनाई है। मानसून से पूर्व इसलिए बनाई है ताकि जब मानसून आए तो झीलों और नदियों में वर्षा का पानी इकट्ठा हो सके और गर्मियों में पानी की समस्या से गुजरात वासियों को ना जूझना पड़े। ऐसा हम लोगों को भी करना चाहिए। हमारे आस पड़ोस में जो तालाब वगैरह हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनको पाटना वाटना नहीं चाहिए। और फिर हम बात करते हैं झीलों और नदियों को गहरा करने की योजना बनाई है गुजरात सरकार ने। इस चरण में सरकार ने इस अभियान को इस तरह लागू करने की योजना बनाई है कि ग्रामीण जनसंख्या, मुख्य तौर पर प्रवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। जैसा कि उत्तर प्रदेश में भी गवर्नमेंट दे रही है लोगों को रोजगार लॉकडाउन में, मनरेगा, और उनसे काम करवा रही है। लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, उनका टाइम भी कट रहा है, उनको पैसे भी मिल रहे हैं इस महामारी के दौर में। इस अभियान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग काम कर रहे हैं उनको मास्क वगैरह भी प्रोवाइड करवा रही है गुजरात सरकार। अपने यूपी में भी ऐसा हो रहा है ताकि लोग कोरोना से भी बचे रहें, काम भी करते रहें और अपने परिवार का जीविकोपार्जन भी करते रहें। यह अभियान गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। जी हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है।
सुजलाम सुफलाम योजना 2018 में शुरू की गई थी। 2018 में सुजलाम सुफलाम योजना शुरू की गई थी। इसकी सफलता के बाद राज्य सरकार ने दूसरे चरण के दौरान योजना के वित्तीय योगदान को 60% तक बढ़ा दिया है। जब सरकार को लगा हाँ इससे फ़ायदा हो रहा है तो उसको आर्थिक रूप से 60% बढ़ा दी गई। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह सेशन मेरे द्वारा उपलब्ध कराया गया यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बगल में बेल आइकन का सिंबल दिख रहा होगा उसको प्रेस करिएगा। उसको प्रेस करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगा, हालांकि मैं हर दिन ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगा और उससे रिलेटेड मुख्य तथ्यों के बारे में भी आपको रूबरू कराऊंगा, तो बेल आइकन जब आप प्रेस किए रहेंगे तो आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो डाला है। और अगर आपको लगता है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए और उनको भी बताइए। और हर किसी से मेरा यही निवेदन है कि मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनसे बताएं कि ये वीडियो वो पूरा देखें। जी हाँ, एक बार वो मेरी वीडियो को पूरा देखें। अगर उनको लगता है कि इसमें उनके काम की कुछ चीज़ें दी गई हैं और उससे उनको 20% का फ़ायदा होता है, जी हाँ, अगर कम से कम 20% का भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ वो मेरी वीडियो को हर दिन देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने और दोस्तों को भी भेजें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करके अच्छे से अच्छे क्वालिटी में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। आपका छोटा भाई आपकी इस पहल के लिए बहुत ही जो है ऋणी रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझे होंगे और अगर आपको लगता है कि आपको फ़ायदा नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, ना लाइक करिएगा, ना सब्सक्राइब करिएगा। जो भी आपको इच्छा लगेगी आप वो कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप जो है आपको इससे फ़ायदा मिलने वाला है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लोगों को ज़रूर शेयर करें। जो लोग मेरा वीडियो यहाँ तक बिना स्किप किए देखे हैं और अभी तक मेरे साथ लाइव बने हुए हैं, तो उन सभी दोस्तों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों को, बाय बाय।